नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति पीसीएस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं, उसी संदर्भ में आज हम एपिसोड नंबर 8 की तरफ चलेंगे और बात करेंगे 2013 के प्रश्न पत्र में आए प्रश्नों की। पहले ही हम बाकी ईयर्स के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। 2010 के पेपर के क्वेश्चन शेष रह गए हैं। उसके बाद हम चलेंगे यूपी पीसीएस की तरफ और उसमें भी मैं आपका जनरल साइंस का खंड लेने वाली हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। और बात करते हैं आज हम 2013 के प्रश्नों की। और पहला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। और पहला प्रश्न आपसे ये कह रहा है, मृग तृष्णा उदाहरण है। यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मिराज या मृग तृष्णा। ये एक स्टोरी बताता है। क्या स्टोरी बताता है? एक हिरन जो रेगिस्तान में भाग रहा है, उसे हर जगह पे ऐसा एहसास होता है कि वहाँ पानी है, लेकिन वहाँ पानी मौजूद नहीं होता है और उसकी प्यास बढ़ती चली जाती है। ऐसा नहीं है कि उसे प्यास अधिक लग रही है तो उसको वहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है। इसके पीछे साइंस काम करता है। और कौन सा साइंस काम करता है ये आज हम समझने वाले हैं। ऑप्शन में आपके क्या क्या दिया गया है? दिया गया है अपवर्तन दिया गया है, दूसरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिया गया है, तीसरे में प्रकीर्णन दिया है और चौथे में क्या दिया है? विवर्तन दिया गया है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम चारों ऑप्शन को समझते चलेंगे। सबसे पहले दो शब्द हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एक होता है परावर्तन और दूसरा होता है अपवर्तन। तो पहले वो समझ लेते हैं, परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है। दो शब्द है, एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या होता है तो रिफ्रैक्शन। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है आज हम समझ लेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसी एक कांच पर क्या होती है, एक प्रकाश की किरण आती है, टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। यदि हम यहाँ पे एक काल्पनिक लाइन ड्रॉ कर दें, इसे क्या कहा जाता है? अभिलंब। अभिलंब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो जो आपतन कोण के साथ जो आ रही है वो आपतन कोण, जो जा रही है परावर्तित होके वो परावर्तन कोण। आपतन कोण और अभिलंब के बीच में बड़ा कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बड़ा कोण क्या कहलाता है? तो परावर्तन कोण कहलाता है। अगर परावर्तन के नियम के अनुसार बात करें तो I = R होता है, यानी आपतन कोण का मान बराबर होता है परावर्तन कोण के। इतनी बात समझ में आ गई होगी तो हम रिफ्रैक्शन की तरफ चलते हैं और रिफ्रैक्शन को जान लेते हैं। इसमें हम क्या बात कर रहे थे? प्रकाश की किरण आई, उसी माध्यम में टकरा के उसी माध्यम में लौट गई। लेकिन अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन ये होता है कि एक प्रकाश की किरण आती है एक माध्यम से और जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है या तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए, माध्यम दो टाइप के हो सकते हैं। एक माध्यम होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम बोलने का मतलब क्या हुआ कि माध्यम के कण जो है वो बहुत पास पास है। जैसे कांच क्या है? ठोस है, जिसमें क्या है? माध्यम के कण बहुत पास पास मौजूद है, उसे सघन माध्यम कहा जाता है। वैसे विरल माध्यम क्या होता है? जहां माध्यम के कण क्या हो, दूर दूर हो, उसे क्या कहा जाता है? विरल माध्यम कहा जाता है। अब अपवर्तन में क्या होता है? जब कोई किरण, प्रकाश की किरण कहाँ से प्रवेश करती है? अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही हो, जैसे अगर वायु से कांच में प्रवेश कर रही हो तो यहाँ भी एक अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या होगी? अभिलंब से के पास झुक जाएगी। ऐसा मामला होगा यदि वो विरल से सघन में प्रवेश करती है। वहीं उल्टा अगर बात करें, कोई प्रकाश की किरण यदि सघन से विरल में प्रवेश कर रही है, क्या कह रही हूँ मैं? अगर कांच से वायु में प्रवेश कर रही है तो वो क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। सेम यहाँ पे जैसे आपतन कोण बनता है वैसे ही यहाँ पर भी आपतन कोण बनता है। यहाँ परावर्तन हो रहा था तो परावर्तन कोण बन रहा था, यहाँ अपवर्तन हो रहा है यानी क्या बनेगा? अपवर्तन कोण बनेगा। ठीक है, ये बात अगर क्लियर हो गई होगी तो हम आगे चलते हैं और बात किसकी कर लेते हैं? बात कर लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। जैसे हम क्या ले रहे हैं? प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से प्रवेश कर रही है, किसमें? विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो हमने जैसा बताया कि ये क्या हो जाएगी? तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यही केस हम पढ़ रहे हैं। अगर हम आपतन कोण का मान अगर बढ़ा देते हैं,
क्या कह रही हूँ मैं, यहाँ कौन सा कोण बन रहा है, तो अपवर्तन कोण बन रहा है। यदि आपतन कोण का मान हम बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। अगर हम एक कंडीशन ऐसा ले लें कि आपतन कोण का मान हम इतना कर दें कि जो आपका अपवर्तन कोण का मान यदि क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। मैं क्या कह रही हूँ, आपतन कोण का मान हम इतना कर दें कि अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाए, तो इसी आपतन कोण को ही क्या कहा जाता है, तो क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्रांतिक कोण किसे कहा जाता है, तो आपतन कोण का वह मान जिसमें अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका कह दिया जाता है क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण कह दिया जाता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए। मैं क्या कह रही हूँ, अगर क्रिटिकल एंगल से मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी बढ़ाती हूँ तो ये जो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही थी वो क्या हो जाएगी, सघन माध्यम में वापस लौट जाएगी। वापस लौटने का मतलब क्या होता है, परावर्तन होता है, और इसे ही क्या कह दिया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह दिया जाता है। मैं क्या कह रही हूँ, यदि हम आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इसे ही क्या कहा जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह दिया जाता है। और मैंने बताया कि परावर्तन कोण के हिसाब से क्या होता है, तो I = R होता है, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। ये क्या हुआ, ये बात हुई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। और हम बात कर रहे थे मृग तृष्णा की कि उस हिरण को वहाँ पानी कैसे दिखाई दे रहा था, तो उसे समझ लेते हैं कि ये कैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए यहाँ एक इंसान है जो देख रहा है किस पेड़ को, वो देख रहा है इस पेड़ को, लेकिन उसको पेड़ कैसा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। हमें पेड़ उल्टा कब दिखाई देता है, जब वहाँ पर पानी मौजूद हो। पानी मौजूद हो, यही उपस्थिति उसे क्या महसूस कराती है, क्या आभास कराती है कि वहाँ जरूर पानी होगा, तब मुझे पेड़ वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं। देखिए हम समझते हैं कि जो रेगिस्तान की जो ज़मीन होती है, जो रेतीली भूमि होती है, वो क्या होती है, बहुत गर्म होती है। और उपेक्षाकृत अगर हम ऊपर चलते चलेंगे तो वायु क्या होती जाती है, ठंडी होती जाती है। गर्म वायु में क्या होती है, कण दूर दूर मौजूद होते हैं। वहीं ठंडी वायु की बात करें तो कण पास पास मौजूद होते हैं। कण दूर दूर होने का मतलब है जो गर्म वायु नीचे है वो क्या है, विरल माध्यम है, और जो ऊपर चलेंगे जो ठंडी वायु क्या है, वो सघन माध्यम है। ये दो चीज़ क्लियर हो गई होगी तो मामला बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, यहाँ से निकली तरंग, कहाँ से निकली, पेड़ से निकल रही है और आँख तक पहुँच रही है, तो यहाँ से निकली तरंग। ठीक है, यदि यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, अभिलंब ड्रॉ कर लूँ, यानी 90 डिग्री पे हर जगह हम क्या कर लेते हैं, अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आपको चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ से आई तरंग, ठीक है, कहाँ से आ रही है, सघन माध्यम से आ रही है। ठीक है, कहाँ जा रही है, तो विरल माध्यम में जा रही है, तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो ये हो जाएगा कोण R, ये हो जाएगा कोण I। जैसे ही कोण I का मान क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही R का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब यहाँ पे आपका I का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि ये उसी माध्यम में लौट जाएगा, मतलब I यहाँ पर क्या हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। और इस पॉइंट पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी जो पेड़ इसको यहाँ दिखाई देना था वो उसे कहाँ दिखाई देता है, तो उल्टे में दिखाई देता है। मेरा इमेज कहाँ बनती है, उसकी इमेज बनती है यहाँ पे, और इसलिए इसको लगता है यहाँ पर पानी मौजूद है। इसी सिद्धांत पर हीरा भी काम करता है। कैसे काम करता है, हीरे की जो खूबसूरत चमक होती है वो किसकी वजह से होती है, उसका शेप ऐसा ड्रॉ किया जाता है, ऐसा बनाया जाता है कि वहाँ पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण हीरे को आप अगर देखेंगे तो आपको ऐसी लाइट्स दिखाई देंगी। ये लाइट्स क्यों दिखाई है, वाइट लाइट में स्पेक्ट्रम होते हैं, बै, जा, नी, ह, पी, नाला, बैगनी,
जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये होते हैं। इसने आपको ये हीरे में ऐसे 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 क्या दिखाई देंगे, रंग दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इतनी बातें साफ हो गई होगी तो आंसर भी पता चल गया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो उत्तर आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है। हम अपवर्तन की बात कर चुके हैं, हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर चुके हैं, प्रकीर्णन की बात हम आने वाले क्वेश्चन में कर लेंगे, विवर्तन की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। यदि हम प्रकाश की किरण की बात करें, ऐसे जा रही है प्रकाश की किरण, यदि हम उसके बीच में क्या लगा दें, स्लिट लगा दें। स्लिट कहने का मतलब क्या हो जाए, ऐसे अगर हम 2 स्लिट लगा दें और यहाँ से क्या आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये डेविएट होने की जगह कैसे हो जाती है, तो ये ऐसे क्या हो जाती है, डिफ्रेक्टेड हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विवर्तन कहा जाता है, जिसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्लिट का इस्तेमाल किया जाता है। जब प्रकाश की किरण स्लिट से गुजरती है तो वो क्या हो जाती है, विवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विवर्तन कहा जाता है। तो हम तीनों ऑप्शन समझ चुके हैं और आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं कि प्रश्न नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, आपने वो गाना सुना होगा, आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों। तो वो जो गाना है एक्चुअली उसमें लगती है साइंस, और उसमें जो साइंस लगती है वो हम ये समझने वाले हैं कि आकाश नीला ही क्यों दिखाई देता है। हमारे पास इतने सारे रंग हैं, फिर आकाश का रंग, जो आकाश का रंग है वो नीला क्यों है, वो आज हमको समझना है। क्यों ऐसा होता है कि हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। देखिए, ब्लू स्काई दिखाई देने का जो मेन रीज़न है वो 2 है, एक एटमॉस्फेयर और दूसरा है सनलाइट। एटमॉस्फेयर में कौन कौन से कण मौजूद होते हैं, तो धूल के कण मौजूद होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं और जलवाष्प मौजूद होते हैं। ठीक है, सनलाइट की अगर बात करें तो हमने किसकी बात की थी, वाइट लाइट की बात की थी कि वाइट लाइट में भी क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। अगर आपने आगे की सीरीज फॉलो की होगी तो आपको याद होगा कि वाइट लाइट में क्या क्या होता है। तो वाइट लाइट में होता है बे जा नी ह पी ना ला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सारे रंग वाइट लाइट यानी सूर्य के प्रकाश में मौजूद होते हैं। उसमें हमने एक बात की थी कि बैंगनी का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है और लाल का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए खतरे का निशान भी क्या होता है, तो लाल होता है। तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है यानी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तरंग दैर्घ्य कम है यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। वहीं तरंग दैर्घ्य यदि ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, यानी फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इतनी चीज़ें ध्यान रखिए। अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, उसका कारण जो है वो प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग है। यदि रीले लॉ की बात करें तो रीले लॉ आपसे क्या कहता है, रीले लॉ ये कहता है कि स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन की जो इंटेंसिटी होगी वो व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके, तो तरंग दैर्घ्य के घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा प्रकीर्णन उतना कम होगा। अब हमने एक चीज़ समझी कि जो ब्लू लाइट है, बैजानी जो है आपके पास, बैंगनी, जामुनी, नीला जो है, उसका तरंग दैर्घ्य क्या है, सबसे कम है, और जो लाल है उसका तरंग दैर्घ्य क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रकीर्णन जो है, इसका स्कैटरिंग जो है, इसका सबसे ज़्यादा होगा और लाल रंग का स्कैटरिंग क्या होगा, सबसे कम होगा। अब आप एक चीज़ पूछेंगे कि मैम जब जो जामुनी और बैंगनी, बैजानी मतलब बैंगनी पहले आ रहा है, जामुनी उसके बाद आ रहा है और नीला उसके भी बाद आ रहा है, मतलब बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, फिर जामुनी का उससे कम है, उससे ज़्यादा है और नीले का उससे ज़्यादा है। तो हमें आसमान का रंग बैंगनी क्यों नहीं दिखाई देता, जामुनी क्यों नहीं दिखाई देता, नीला ही क्यों दिखाई देता है? इसका कारण ये है कि जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो अमाउंट है, किसका अमाउंट है, ब्लू लाइट का अमाउंट है, वो बैंगनी और जामुनी की तुलना में ज़्यादा है। और ये शेड क्या है, आपस में मिलते जुलते हैं, तो मिल के हमें कलर क्या दिखाई देता है, आसमान का क्या कलर दिखाई देता है,
तो नीला कलर दिखाई देता है। और ये स्कैटरिंग किनके बीच में हो रही है? जो भी वायु में कण मौजूद है वायुमंडल में, चाहे वो धूल के कण हो चाहे जलवाष्प के कण हो, जब इसमें प्रकाश की किरण पड़ती है यानी वाइट लाइट पड़ती है तो वो क्या कर देती है? स्कैटर्ड कर देती है। और कौन सी लाइट स्कैटर्ड होती है? तो नीली लाइट या बैजानी, ये वाला स्पेक्ट्रम स्कैटर्ड होता है यानी प्रकीर्णित होता है। इससे हमें आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोबारा रिपीट करने की संभावना है, तो ये याद रखिएगा कि आसमान का जो रंग है वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो वो हमें प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। हीरा क्यों चमकदार दिखता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है। मृग तृष्णा क्यों दिखाई देती है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है आपका, देख लीजिए पहले क्वेश्चन में दिया है कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। यही आपका क्या हो जाता है? सही उत्तर हो जाता है कि इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है और इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य और किसमें? प्रकीर्णन में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इतनी बातें पता चल गई होगी। तो आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है 1 नैनोमीटर होता है। इससे आसान प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता। अगर हम बात करें तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 10⁻⁹ क्या होता है? मीटर होता है। अब आपको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए देखिए ऑप्शन जो दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं? सेंटीमीटर में दिए गए हैं। और यहाँ पे दिया भी गया है 10⁻⁹ सेंटीमीटर, जबकि ये क्या होता है? मीटर में होता है। अब किसको बदलना है? मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। आपने वो रूल सुना होगा, अगर x की पावर m है और इनटू में है x की पावर n, तो क्या हो जाता है? x की पावर m प्लस n हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि 10⁻⁹ गुणा 10⁻2, 100 है, 2 0 है, 10⁻2, तो 10⁻⁹ प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10⁻⁷ क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। 10⁻⁷ सेंटीमीटर किसका आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं कुछ बातें, थोड़ी सी और जान लेते हैं, क्योंकि हम डिटेल एनालिसिस करते हैं और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो आपका गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर बेस यूनिट कोई लेते हैं आप, तो आपका डेसी क्या होता है? 10⁻⁻1 होता है। सेंटी क्या होता है? 10⁻⁻2 होता है। अगर मिली की बात करें तो 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है? तो 10⁻⁻10 और पीको क्या होता है? 10⁻⁻12 होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आपको PDF कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और लिंक कहाँ मिल जाएगा आपको? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। किसकी बात की जा रही है? तो सोडियम धातु की बात की जा रही है। देखिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि यदि साइंस के क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं और यदि आप कोई क्लास नहीं ले रहे हैं तो आप सबसे पहले उठाइए 9th और 10th की NCERT, थॉरोली उसको पढ़ जाइए। आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने वाला है। इसको पढ़ने के लिए आप क्लास 10th की 44 से 48 नंबर पेजेस अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि बनता है तो आपका गलत नहीं होगा। अंतिम में एक अभ्यास प्रश्न देने वाली हूँ जिसका आंसर जो है वो पेज नंबर 48 में है। किसमें? क्लास नंबर 10th में है। ये आपसे पूछ रहा है कि सोडियम धातु को किस में डुबाकर रखा जाता है, ये पूछ रहा है। अब सोडियम धातु को किसी में डुबाकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। देखिए सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसे धातु हैं जो बहुत ही मुलायम होते हैं, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। आपने सुना होगा कि धातु कठोर होते हैं, लेकिन ये अपवाद है। इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, मुलायम है और बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। अगर आप इसे वायु में रख लेंगे तो ये आग पकड़ लेंगे, यदि आप इसमें जल में रख देंगे तो ये ठंडे पानी में भी रिएक्शन कर लेते हैं। तो देखिए आप हवा में तो रख नहीं सकते क्योंकि ये आग पकड़ लेते हैं, वाटर में भी नहीं रख सकते क्योंकि ये तेज़ी से अभिक्रिया कर लेते हैं।
ठीक है। कुछ ऐसे धातु होते हैं जो ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं, कुछ ऐसे धातु होते हैं जो गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं, कुछ ऐसे धातु भी होते हैं जो भाप से अभिक्रिया करते हैं, और कुछ ऐसे धातु भी होते हैं जो जल से अभिक्रिया भी नहीं करते हैं। और यही आपका होमवर्क है कि पेज नंबर 48 में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कह रही थी, सोडियम धातु हवा में भी नहीं रख सकते क्योंकि ये आग पकड़ लेगा, जल में भी नहीं रख सकते क्योंकि ये क्या कर लेगा, बहुत ही तेजी से अभिक्रिया कर लेगा, चाहे वो ठंडा जल हो, चाहे वो गर्म जल हो, चाहे वो भाप हो, तो सभी के साथ अभिक्रिया कर लेगा। और तीसरा ऑप्शन जो दिया है आपका, चौथा ऑप्शन जो दिया है वो दिया है अमोनिया। अमोनिया से क्या बनाता है, तो NaNH2 यानी अमाइड ग्रुप बनाता है, तो इसके साथ भी नहीं रखा जाता है। तो किसके साथ रखा जाता है, तो इसे रखा जाता है केरोसिन में। केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि अगर खुले वायु में इसे रखा जाए तो ये आग पकड़ सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, चौथे का ए। वहीं पांचवे की तरफ चले तो पांचवे में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जब भी तेल शोधन किया जाता है तो दो टाइप के प्रोडक्ट्स वहां से निकलते हैं, एक होता है प्रोडक्ट और दूसरा होता है बाई प्रोडक्ट। एक उत्पाद और दूसरा उपोत्पाद यानी सह उत्पाद, जो उसके साथ में निकलता है उसे कह दिया जाता है। यहाँ आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा मेन प्रोडक्ट निकलता है, कौन सा मेन प्रोडक्ट निकलता है, ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सा बाई प्रोडक्ट उसके साथ निकलता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स कौन कौन से निकलते हैं, मेन प्रोडक्ट्स कौन से निकलते हैं, तो आपको पेट्रोल देखने को मिलेगा और डीजल देखने को मिलेगा। वहीं हम किसकी बात करें, तो बाई प्रोडक्ट की बात करें तो आपको क्या देखने को मिलता है, तो आपको एस्फॉल्ट देखने को मिलता है। एस्फाल्ट कहा जाता है, एस्फाल्ट जो है वो इसका क्या है, बाई प्रोडक्ट है। इसके अलावा क्या क्या निकलता है, तो मोम निकलता है, डामर निकलता है, पैराफिन निकलता है, ये सब क्या हो जाते हैं, बाई प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। यहाँ पे आपको पेट्रोल दिया था और प्रश्न आपसे बाई प्रोडक्ट का पूछ रहा है और आप जल्दीबाजी में क्या कर सकते थे, तो ऑप्शन ए लगा के आ सकते थे, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या है, एस्फाल्ट है। इसके अलावा और क्या क्या आपको देखने को मिलता है, तो डामर, पैराफिन, मोम और चिकनाई पैदा करने वाले तेल जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 पूछ रहा है आपसे, शुष्क बर्फ होता है जो ड्राई आइस का हम इस्तेमाल करते हैं, शादी का सीजन चल रहा है और उसमें आपने देखा होगा, कैसे देखा होगा वो दिखाती हूँ मैं आपको। स्टेज में एक धुंध उड़ाई जाती है डेकोरेशन करने के लिए। जब एंट्री होती है, दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है, ब्राइड रूम की एंट्री हो रही है, तब आपको यहाँ पे ऐसे ड्राई आइस देखने को मिलते हैं। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि ड्राई आइस क्या है। आप जो भी अपने आसपास घटित होते देखेंगे उस सब में साइंस है। कुछ भी हो रहा है, पत्ता हिल रहा है, पत्ता गिर रहा है, सेब गिर रहा है, सब में क्या है, तो आपको कहीं ना कहीं साइंस देखने को मिलता है। तो ये ड्राई आइस जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमेशा ये याद रखिए, ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड CO2 होता है। एक प्रॉपर्टी आपने सुनी होगी कि सॉलिड से लिक्विड बनता है और लिक्विड से क्या बनता है, तो गैस बनता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सॉलिड से सीधे गैस बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो सब्लिमेशन कहा जाता है, या क्या कह दिया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन कह दिया जाता है। जो अगर हम बात करें किसकी, नॉर्मल आइस की बात करें, किसकी बात करें, नॉर्मल आइस की बात करें, तो आपने नॉर्मल आइस अगर घर में जमाते होंगे तो वो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में बदलता है। लेकिन यदि हम ड्राई आइस की बात करें यानी सॉलिड CO2 की बात करें, तो वो सॉलिड से सीधा क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। और ये किसके काम आता है, एक तो डेकोरेशन पर्पस के लिए, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो रेफ्रिजरेशन के लिए काम आता है, किसी भी प्रिजर्वेटिव, अगर किसी खाद्य पदार्थ को आपको सुरक्षित रखना है तो उसमें भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो छठवें का सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बायोगैस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमेशा हमें ये कहा जाता है कि जैव निम्नीकृत पदार्थों का इस्तेमाल कीजिए। जैव निम्नीकृत
पदार्थों का कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किया जा सके उसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि क्या हो, पॉल्यूशन कंट्रोल हो सके। और उसी बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल क्या है, तो बायोगैस भी है। बायोगैस की अगर बात करें तो दो कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है, तो आपको देखने को मिलता है CH4 और दूसरा देखने को मिलता है CO2। CH4 की बात करें तो 60% लगभग आपको मीथेन गैस देखने को मिलती है, वहीं CO2 लगभग 40% आपको देखने को मिलता है। किसमें, बायोगैस की बात की जा रही है। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि उसमें प्रोसेस कौन सा होता है, तो उसमें प्रोसेस जो होता है वो फर्मेंटेशन का होता है, यानी किण्वन का होता है। कैसा प्रोसेस होता है वो देख लेते हैं। बायोगैस में क्या मिलाया जाता है, इनलेट में क्या मिलाया जाता है, जैविक पदार्थ को इनलेट के द्वारा अंदर डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है, डाइजेस्टिव टैंक में डाला जाता है। यहाँ पे अवायवीय अपघटन होता है। अवायवीय अपघटन कहने का मतलब क्या हुआ कि वायु की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या किया जाता है, इस स्लरी का जो यहाँ से हम एंटर करवाते हैं उसका अपघटन कराया जाता है। यहाँ से जो गैस है वो बाहर निकाली जाती है और डिफरेंट जगह में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे खाना बनाने में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो मीथेन गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो जिसे क्या कहा जाता है, बायोगैस कहा जाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। कौन सी बायोगैस है, तो मीथेन है। बायोगैस में क्या क्या कंपोजिशन निकलता है, तो मेजर तौर पे निकलता है CH4 यानी मीथेन, और दूसरे सेकेंडरी तौर पर क्या निकलता है, तो CO2 गैस निकलती है। साथ में जो यहाँ पे तत्व बचते हैं बाद में उसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं किण्वन का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही हो जाता है, ऑप्शन ए आपका इसका सही उत्तर हो जाता है। वहीं चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 में पूछ रहा है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में उपयोग लाया जाने वाला कौन सा रसायन है, वो आपसे पूछ रहा है। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, ये उस क्वेश्चन के रेंज में से है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर सनस्क्रीन लगाते होंगे, सीरम लगाते होंगे, इसको एक्सपायरी डेट तक ले जाने के लिए, मतलब एक्सपायरी डेट जो दिया रहता है वहाँ तक संरक्षित करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। कोक को भी एक्सपायरी डेट तक बचा कर रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो खाद्य परिरक्षण के लिए, यानी फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ विटामिन C के प्रोडक्ट कभी ऐड नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, विषैले हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या सही हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पर C आपका सही हो जाता है। विटामिन C क्यों नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर विटामिन C मिला देते हैं तो कैंसर होने के खतरे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन C हो जाता है। वही 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है, इकाई है, किसका है, ये पूछा जा रहा है। इकाई जो यूनिट्स वाले चैप्टर है वो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि इससे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं और ये बहुत आसान से प्रश्न होते हैं कि आप इजीली अटेंड कर जाएंगे। तो प्रकाश वर्ष हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई कितनी दूरी है, ये मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। क्या मापने के लिए करते हैं, तो हम दूरी मापने के लिए करते हैं। इसका मान क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर जो होता है वो प्रकाश वर्ष होता है। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पे दूरी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, 9th का C ऑप्शन सही हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 आपसे ये पूछ रहा है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं ये पता होगा, तभी तो हम हल कर पाएंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होता है। तो देख लेते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है। तो मानव शरीर में 65% जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, 18% कार्बन होता है, 10% हाइड्रोजन होता है, 3% नाइट्रोजन होता है, 1.4% कैल्शियम होता है और 1.1% जो होता है फॉस्फोरस होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। दो ऑप्शन यहाँ पे आपको जो थोड़े मात्रा में हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, फॉस्फोरस दिया है और कैल्शियम दिया हुआ है। तो फॉस्फोरस की मात्रा कितनी होती है, 1.1% होती है, लेकिन कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, तो 1.4% होती है। तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन छोड़ जाएंगे आपको एक अभ्यास प्रश्न के साथ। ये प्रश्न
पेज नंबर 48 एनसीईआरटी। जानबूझ के ये प्रश्न दिया गया है क्योंकि ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खोल के यदि बुक है तो भी ठीक है, नहीं है तो एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और पेज नंबर 48 आराम से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल से अभिक्रिया नहीं करता है। मैंने बताया था कि धातु जो होते हैं, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेते हैं, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो भाप से अभिक्रिया करते हैं और कुछ धातु ऐसे होते हैं जो किसी भी जल से अभिक्रिया ही नहीं करते हैं। तो वो आप सेगमेंट वाइज अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि कौन कौन से धातु हैं। यहाँ प्रश्न आपसे पूछ रहा है जल से अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करते, वो कौन से हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है लेड, ऑप्शन बी में दिया है सिल्वर, ऑप्शन डी में दिया है सोडियम और ऑप्शन सी में क्या दिया गया है आपके, तो कैल्शियम दिया गया है। और पूछ रहा है आपसे कौन सा सही है। केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1 2 3 4, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जवाब आपको कहाँ देना है, तो कमेंट बॉक्स पर देना है। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में मज़ा आता है, तो बिल्कुल आपको जवाब कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ और इसके बाद हम याद रखिएगा किसकी शुरुआत करेंगे, तो यूपी पीसीएस में आए प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।